ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। हम लोग का जैसे मान लो कोई एक विलेज है, ठीक है, उसमें फार्मर है, शॉपकीपर्स है, टीचर है, लेबर है, स्टूडेंट है। ठीक है, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, सब लोग अपना काम करता है, लेकिन ये बात तुम पूछो, मान लो रोड जो बनाता है, रोड कौन बनाएगा? अगर रोड हम लोग का कौन बना रहा है, स्कूल कौन बिल्ड करेगा? ठीक है, तो मान लो कोई बाढ़ आ गया तो उस टाइम सोशल वर्क कौन करेगा? ठीक है, ये सब काम जो है गवर्नमेंट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ये सब काम करता है, उसके बदले गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेता है, फीस लेता है ना, फाइन लेता है ना। तो हम लोग अब देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन गोल क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट जो, और गवर्नमेंट का काम ये सब के साथ साथ गवर्नमेंट के एक और काम रहता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों जरूरी है? सबसे पहला जो है प्राइस स्टेबिलिटी। अगर तुम्हारा सामान का प्राइस कभी बहुत बढ़ गया, कभी बहुत कम हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो प्रोडक्शन, मान लो प्राइस बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइस अगर मान लो अचानक से बहुत कम हो गया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जॉब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तुम्हारा हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगा तभी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बिजनेस लॉस होता रहेगा। ठीक है, इसलिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हम लोग चाहता है कि हम, कोई भी चाहता है, कोई भी देश चाहता है कि उसका प्रोडक्शन और इनकम जो है लॉन्ग टर्म में बढ़े, इकोनॉमी जो है लॉन्ग टर्म में उस इंक्रीज़ हो देश का, तभी वो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो लॉन्ग टर्म में उसका जो इकोनॉमी है, जनरल प्राइस लाइन इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, मान लो 2020 में 100 क्विंटल प्रोड्यूस किया, 2030 में 300 क्विंटल, मतलब धीमे धीमे उसका प्रोडक्शन, ठीक है, बढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जॉब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। ठीक है, रोड ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत लोग का एक सवाल आ सकता है कि हम लोग गवर्नमेंट जो है प्रिंट मनी क्यों नहीं प्रिंट कर लेता, बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लेगा। गवर्नमेंट अगर मनी बहुत प्रिंट कर लेगा, गुड्स जो है मान लो 100 गुड्स है, प्रोडक्शन हम लोग का 100 ही है, अब मनी मान लो पहले 100 रुपीज़ मनी प्रिंट किया था। ठीक है, तो एक चीज़ का हम लोग का प्राइस होता था 1 रुपया। अब प्रोडक्शन मेरा 100 ही है, गवर्नमेंट मनी मान लो 500 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जो महंगाई हर चीज़ का, प्रोडक्ट तो 100 ही है तो प्राइस पर चीज़ का 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट अपना मनी मतलब अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आता है फिस्कल पॉलिसी पे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी में क्या क्या आता है? टैक्सेस आता है और एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो पहला जो पॉलिसी टूल्स है हम लोग का टैक्स। तो टैक्स से हम लोग का कैसे मतलब इकोनॉमी में मतलब इफेक्ट आता है। मान लो गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस कर देगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा ना। मान लो 100 रुपये कमाता था गवर्नमेंट, पहले 5 रुपये टैक्स लेता था, 95 पड़ रहा है, अब 5 रुपये से कम करके 20 कर दिए टैक्स कर दिए, सॉरी 5 से कम कर और कम कर दिए 1 रुपया टैक्स। तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो खर्चा ज़्यादा करेगा, और डिमांड, खर्चा ज़्यादा करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी तुम्हारा एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो टैक्स से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे कैसे कंट्रोल होगा? मान लो गवर्नमेंट मनी बहुत सारा है, मान लो अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, रोड बना रहा है, इरीगेशन बना रहा है, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बना रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगा तो उसमें बहुत लेबर लोग काम करेगा, है ना, तो उसको इनकम मिलेगा, इनकम मिलेगा तो डिमांड, वो लोग कुछ सामान खरीदेगा। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो है दो टाइप का होता है, एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी क्या है कि इकोनॉमी तुम्हारा कमज़ोर है, ठीक है, इकोनॉमी वीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, डिमांड कम है। ठीक है, इस टाइम जो है गवर्नमेंट चाहता है कि अपना स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, स्पेंडिंग बढ़ा देगा तो लोगों को इनकम मिल जाएगा, लोगों को इनकम बढ़ाएगा तो लोग और सामान खरीदेगा। ठीक है, तो लोग सामान खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा फार्म को, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर भी चाहिए उसको, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंशनरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा दिया और टैक्स को कम कर दिया। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट अपना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो, तो गवर्नमेंट जो लोग बहुत स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो
तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। और एक क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं ना, एक्सपेंडिचर कम करेगा तो लोगों के पास उतना पैसा जाएगा नहीं, ठीक है, और टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जो है आर ए पार्ट ऑफ डिस्क्रिटरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिटरी क्या है, गवर्नमेंट अपना डिलिबरेटली, ठीक है, गवर्नमेंट अपने जान से अपना चेंज कर रहा है, ठीक है, स्पेंडिंग में और टैक्स में, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिटरी, ठीक है, डिस्क्रिटरी फिस्कल, इसमें गवर्नमेंट डिलिबरेटली चेंज करता है, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिटरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट इसमें कुछ दखलदारी नहीं करता, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें इंटरवन नहीं करता, सिस्टम जो है अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब तुम अगर ज़्यादा कमाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें कोई नया लॉ नहीं बनाता, सिस्टम एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब आता है मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में क्या रहता है, मनी सप्लाई, ठीक है, मनी कितना सप्लाई होगा, क्रेडिट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, या फिर हम लोग इंडिया में रिजर्व बैंक। अब इसका भी दो टाइप का होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी, ठीक है। एक्सपेंशनरी क्या है, मतलब लोग मान लो रिसेशन बहुत, मान लो मार्केट में रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी कि वो चाहता है कि मनी सप्लाई थोड़ा बढ़ जाए, है ना, तो मनी सप्लाई वो चाहता है बढ़ाना, ठीक है। तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएगा, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया। अब लोन लेना बहुत सस्ता हो गया, तो मनी सब क्या करेगा, लोग जो फार्म है ना लोन ले लेगा, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो लोग फार्म जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है, मनी सप्लाई मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मनी सप्लाई कम करना है, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगा, जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा आरबीआई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, लोग सोचेगा कि बाहर में खर्चा करना से अच्छा इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया तो चलो सेव कर लो, सेविंग्स में डाल देता तो सेविंग्स में डाल देगा, तो लोग जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो और जो फार्म है, ठीक, वो उसको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वो कम कर देगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई करता है, ठीक है। इसमें जो टैक्स और स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करता है और इसमें मनी और इंटरेस्ट करता है, ठीक है। ये रिसेशन में यूज़ होता है और ये इन्फ्लेशन में ज़्यादा काम ये होता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी बजट रिलेटेड और ये बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन में होता है और रिसेशन में होता है, ये बैंकिंग बजट रिलेटेड और बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है। अब आता है हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट जो पैसा रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, ये सब में खर्चा करा है, ठीक है, ये हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ MRR, ठीक है, मार्जिनल रिटर्न रेट, ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लो बहुत कम है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है। तो फार्म जो है, जो फार्म तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है, सोशल बेनिफिट के लिए काम तो करता नहीं, तो वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लो इन्वेस्ट उतना करता नहीं। लेकिन कोई भी देश का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारे सेक्टर का इक्वली डेवलपमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट अपना एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका नीड क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्यों नीड है, सबसे पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इरिगेशन में सब्सिडी, रिसर्च में सब्सिडी देता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप हो जाए। उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट अपना रोड बनाता है, पावर सप्लाई बढ़ाता है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाता है, सो दैट कि इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक यूटिलिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब लोगों को, पब्लिक को क्या क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, ये सब पब्लिक को जरूरी, ये सब एसेंशियल सर्विस जो है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर से ये करता है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज, मान लो कोई नया क्रॉप वैराइटीज़ बनाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो रिसर्च को फंडिंग करता है, ठीक है, तुम नया क्रॉप वैराइटी बनाओ टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएट करने के लिए रोड कॉन्स्ट्रक्ट ये सब किया तो जॉब क्रिएट होगा। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, सबसे पहले मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, ठीक है। अगर सरकार पैसा खर्च कर रहा है उससे मैक्सिमम लोगों को, सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है।
मतलब एक हॉस्पिटल बनाना है, एक लग्जरी ऑफिस बनाना है, तो गवर्नमेंट को फोकस होना चाहिए हॉस्पिटल बनाए, इससे मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा, ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम फालतू का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम 100 ट्रैक्टर खरीद लिया लेकिन तुमको 20 ही जरूरी है, ठीक है, ये तुम्हारा इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सैंक्शन, तुम स्पेंडिंग तभी करो आफ्टर अप्रूवल मिलने के बाद ही तुम स्पेंडिंग करो। उसके बाद इलास्टिसिटी, जो एक्सपेंडिचर शुड बी इलास्टिक फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड इट शुड इंक्रीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी है तो तुम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सरप्लस, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए, उसके पास कुछ सरप्लस भी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हम लोग पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रहा है, ठीक है, तो मेन गवर्नमेंट का इनकम का मेजर सोर्स क्या है? टैक्स और प्राइसेस, ठीक है। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हम लोग कंपलसरी जो पेमेंट देते हैं, ठीक है, वो हो गया टैक्स, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? इसमें जो है सब लोगों के लिए सेम परसेंटेज फॉर एवरीवन, ठीक है, सब लोगों के लिए सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स, ठीक है। मान लो तुम 1 लाख 10% टैक्स मान लो लगा दे, ठीक है। तुम अगर 1 लाख भी कमाओगे तो तुमको 10% टैक्स देना पड़ेगा, अगर 10 लाख भी कमाओगे तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स, सेम प्रोपोर्शन का टैक्स। अब प्रोग्रेसिव मतलब क्या है? जो प्रोग्रेसिव लोग है उसको ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, तो जो रीच है, ठीक है, वो हायर रेट ज़्यादा खर्चा कर टैक्स देगा, और जो गरीब है वो लोअर रेट होगा उसके लिए, ठीक है। ये होगा प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या है? गरीबों के, तो गरीबी के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स। जैसे 1 रुपया मान लो सोप पे टैक्स लगता है, ठीक है। अब रिच पर्सन जब सोप खरीदने जाता है तो वो भी 1 रुपया टैक्स दे रहा है, ठीक है, और जब गरीब जाता है वो भी 1 रुपया टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो रिच लोग के लिए 1 रुपया उतना बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी बात है। तो बर्डन जो है गरीब के ऊपर ज़्यादा फील हैवी होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है डिग्रेसिव। अब आता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ मिक्स टैक्स, ठीक है, मिक्स टाइप का टैक्स है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो अप टू मतलब 10 लाख ऐसा होगा कि 1 से 10, 1 लाख का इतना, 1 लाख से 5 लाख इतना। हमारे इंडिया में यही वाला सिस्टम है डिग्रेसिव, 5 लाख से 10 लाख इतना, फिर 1 करोड़ के बाद है कांस्टेंट हो जाता है कि 1 करोड़ के बाद जितना भी तुम कमाओ 10% टैक्स, ठीक है। अब आता है इम्पैक्ट और इंसिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है? जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है, और इंसिडेंस क्या है? वो जो फाइनली जो बर्डन है टैक्स का बर्डन को बेयर करता है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करता है मैन्युफैक्चर से, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या है? मैन्युफैक्चर के ऊपर पहली बार टैक्स लगा जाए तो इम्पैक्ट कौन हो गया? मैन्युफैक्चर। क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है बर्डन होलसेलर पे दे देता है, होलसेलर रिटेलर पे, और रिटेलर कंज्यूमर पे दे देता है। तो इसमें इंसिडेंस कौन है? कंज्यूमर। और लेकिन पहले टैक्स किस पे लगा है? मैन्युफैक्चर। तो इम्पैक्ट हो गया मैन्युफैक्चर और इंसिडेंस हो गया कस्टमर, ठीक है। अब और भी कुछ टाइप का टैक्स है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स मतलब सेम पर्सन पेज द टैक्स एंड बर्डन बियर्स द टैक्स बर्डन, मतलब सेम पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगाया भी जा रहा है और फाइनल बियर भी यही कर रहा है, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मान लो इनकम टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाया और तुम ही दिए, ठीक है, ये हो गया इनकम टैक्स, हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है, फाइनल बर्डन उसके ऊपर नहीं आता। मान लो जीएसटी जो है फैक्ट्री पे लगाया, लेकिन फैक्ट्री होलसेलर पे चढ़ा दिया, फिर ये रिटेलर पे, फिर फाइनल कंज्यूमर। तो बर्डन और जिसके ऊपर चढ़ा है दोनों सेम आदमी नहीं है, ठीक है। अब आता है स्पेसिफिक टैक्स। ये जो है फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। मान लो पर लीटर में मैं 5 रुपया चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, नो मैटर तुम कितना पेट्रोल का प्राइस कितना हो, ये ठीक है, मुझे पर लीटर 5 रुपया चाहिए, ये हो गया स्पेसिफिक टैक्स। अब एड वोलेरम टैक्स, ठीक है, या फिर टैक्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू टैक्स लगाते हैं। मान लो तुम 10 लाख का वैल्यू खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, तो तुम्हारा टैक्स अलग होगा। वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, उसका टैक्स अलग होता है, ठीक है। एड वोलेरम टैक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब मान लो जैसे ये जो है एट एवरी स्टेज वैल्यू जब इंक्रीज होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। मान लो गेहूँ से तुम आटा बनाया, ठीक है, तो ये हो गया जो वैल्यू जितना इंक्रीज हुआ एवरी स्टेज में। अब आटा से मान लो ब्रेड बनाया, ठीक है, तो हर स्टेज में जो वैल्यू जो इंक्रीज होगा तो उस पर टैक्स एडेड वैल्यू पे लगाया जाता है, ठीक है। मतलब 80 का गेहूँ से मैं मान लो आटा बनाया
120 का, ठीक है। तो वैल्यू एडेड इसमें कितना हुआ 40, तो 40 जो वैल्यू एडेड है ना उस पर टैक्स लगा है, ये वैट हो गया, ठीक है। अब आता है प्राइस एज रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट का और भी क्या क्या कुछ कुछ सोर्स होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट रेलवे टिकट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज, ये सब जो है प्राइस लेता है इस पर, ठीक है। एज अ रेवेन्यू इसका गवर्नमेंट सोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ माइनर सोर्स होता है, क्या क्या होता है, फ़ी हो गया, ठीक है। फ़ी क्या है, गवर्नमेंट मान लो कुछ स्पेसिफिक सर्विस के लिए फ़ी लेता है, पासपोर्ट फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, ठीक है। फाइन लेता है गवर्नमेंट, पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट मानी लेता है, ट्रैफिक फाइन, पार्किंग फाइन, ठीक है। उसके बाद रेट, ये है लोकल टैक्सेस, ठीक है। रेट क्या है, लोकल टैक्सेस कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत या फिर कॉर्पोरेट, ठीक है। मतलब बिल्डिंग प्लान करने जाता है कुछ ये, तो उसके लिए गवर्नमेंट रेट लेता है, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट एक टर्म ये लाइन है, ठीक है, फी इज नॉट द कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर, ठीक है। तुम जो सर्विस ले दे रहे हो, ठीक है, उसी का फी, उसका कॉस्ट नहीं है फी, ठीक है। मान लो तुम जितना तुमसे मान लो एग्ज़ाम फी लिया जा रहा, हो सकता है उससे ज़्यादा खर्चा हो, ठीक है। तो फी इज नॉट द कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो सर्विस मिला उसका कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अब टैक्स इज पेड बाय द पर्सन फॉर द कॉमन बेनिफिट, ठीक है। टैक्स जो है सोशल बेनिफिट के लिए लिया जाता है, लेकिन फीस और प्राइस जो है स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए, ठीक है। टैक्स जो है, टैक्स सोशल बेनिफिट के लिए होता है और फीस जो है स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। अब आता हम लोग इस चैट क्या है, मान लो कोई पर्सन अगर मर गया, ठीक है, अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलता है इस चैट, ठीक है। अगर कोई आदमी मर गया, अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अब आता है ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स क्या है, मनी और वैल्यूएबल गुड्स पेड बाय वीकर और डिफीटेड कंट्री टू द स्ट्रॉन्गर कंट्री, ठीक है। मान लो जो कमज़ोर कंट्री है, ठीक है, अब दोनों लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। अब जो कमज़ोर कंट्री है वो हार गया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर कंट्री को मनी या फिर वैल्यूएबल मनी देता कि मैं चलो एज अ ट्रिब्यूट मैं तुमको दे रहा, तुम जीते हो तो एज अ ट्रिब्यूट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीकर कंट्री या फिर डिफीटेड कंट्री जब स्ट्रॉन्गर कंट्री को कुछ देगा वैल्यूएबल चीज़, ये होगा ट्रिब्यूट, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है, कॉम्पेंसेशन पेज फॉर डैमेज कॉज बाय ड्यूरिंग एंड एग्रेशन, ठीक है। इंडेमनिटी मान लो क्या है, मान लो अभी जैसे अमेरिका ईरान पे अटैक किया, ठीक है। आप जो है ईरान क्या मांग रहे हैं, इंडेमनिटी, ठीक है, कि तुम मेरे ऊपर एग्रेशन किए हो, तुम मेरे ऊपर युद्ध किए हो, जिसके वजह से मेरा डैमेज हुआ, ठीक है, उसके लिए मुझे कंपेंसेशन दो। तो ये हो गया इंडेमनिटी, ठीक है। अब आता है ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अगर मान लो भारत जो है, मान लो छोटा जो अफ्रीका को ग्रांट देता है, ठीक है, अमेरिका पहले भारत को ग्रांट देता था, तो फ्री फाइनेंशियल असिस्टेंट, फ्री में तुमको फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। वो चाहता है कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा डेवलपमेंट करे, ठीक है। अब गिफ्ट्स क्या है, गिफ्ट्स आर मनी और रिसोर्सेज गिवन वॉलेंटियरली, ठीक है। तुमको वॉलेंटियरली कोई फॉरेन कंट्री से, फॉरेन गवर्नमेंट अगर तुमको कुछ मनी या फिर रिसोर्स दे रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, तो ये हो गया गिफ्ट। डोनेशन क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस, मान लो स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, अगर वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो हो गया डोनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, कौन दिया था, एडम स्मिथ बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट मेक्स ए गुड टैक्सेशन, एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो देयर शुड बी इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट फेयरली, ठीक है, जो जिसका जितना सामर्थ्य है उसको उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फेयरली कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। इसके बाद सेक्रीफाइस, जो रीच लोग है उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होना चाहिए, ठीक है। उसका सर्टेनिटी, टैक्स शुड बी क्लियर, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कितना टैक्स लगेगा, कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। कन्वीनियंस, इजीली वो पे कर पाए, कन्वीनियंस होना चाहिए। एंड इकोनॉमिकल, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट शुड बी लो, ठीक है। तुम टैक्स कलेक्ट करने में इतना खर्चा कर दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे कम खर्चा में तुम टैक्स कलेक्ट करो, उसके लिए अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मनी सिस्टम कैसा है, ठीक है, मनी कैसे आया हम लोग के पास, है ना। तो पहले क्या होता था, बटर सिस्टम होता था, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। तुम मान लो 5 kg गेहूँ लेकर गए और उसके बाद में 2 लीटर तुम मिल्क लेकर आ गया, ठीक है। तो पहले क्या था, बटर सिस्टम था। तो बटर सिस्टम क्यों फेल हो गया, मान लो तुम्हारे पास गेहूँ है, ठीक है, अब तुमको जूता चाहिए, अब तुम जूता जिससे जूता खरीदने गया, ठीक है, तो वो बोला कि मुझे गेहूँ नहीं चाहिए, मुझे राइस चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब तुम्हारे पास
लोग दोनों का वांट से मतलब दोनों का जो वांट है मस्ट वांट ईच अदर गुड्स, ठीक है। मतलब उसको जो चाहिए तुम्हारे पास होना चाहिए और तुमको जो चाहिए उसके पास होना चाहिए, तभी तुम एक दूसरे से इंटरचेंज कर पाओगे, ठीक है। बाकी इसके जगह और क्या प्रॉब्लम था कि कोई कॉमन मेज़र नहीं था, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक बकरी है, ठीक है। अब उसके बदले में तुमको कितना मैंगो मिलेगा, ठीक है, ऐसा कोई कॉमन मेज़र नहीं था, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट जो स्टोरेज, मतलब गेहूँ जो है उसको तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो वेजिटेबल तुम्हारे पास है तो वेजिटेबल तो ख़राब हो जाएगा, उसको तुम स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट इन लार्ज ट्रांजेक्शन, मान लो तुम्हारे पास तुमको ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है। और तुम्हारे पास मान लो चिकन है। अब चिकन तुम इतना कितना चिकन दोगे जाके तुमको ट्रैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन में बहुत दिक्कत आ रहा था, इसलिए जो है बटर सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। अब आता है मनी क्या है। मनी क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन क्या डेफिनेशन दिया था, मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर डेब्ट्स एंड एलिगेशन, ठीक है। तो मनी क्या है जो कि डेब्ट मिटाने के लिए और एलिगेशन ये करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। एनीथिंग पीपल एक्सेप्ट वाइल बाइंग और सेलिंग, ठीक है। जो लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं कुछ खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, ठीक है। अब जो है कैसे मतलब मनी सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बटर सिस्टम था अभी समझाया, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक सामान के बदले दूसरा सामान तुमको मिलता था, ठीक है। उसके बाद आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है, जो कुछ वैल्यूएबल कमोडिटी है, ठीक है, जो सबको चाहिए, जैसे सॉल्ट हो गया, कैटल हो गया, राइस व्हीट, ठीक है। ये सब चीज़ जो है सबको चाहिए होता है ना। और ये चीज़ जो है पहले ये सब यूज़ होने लगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये भी पेरिसेबल है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है। उसके बाद आया मेटेलिक मनी, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ का जो मनी बना दिया, ठीक है। अब जो है ये ड्यूरेबल था, ठीक, इजी टू कैरी था, वैल्यूएबल था, ठीक है। मेटेलिक मनी के बाद आया पेपर करेंसी, ठीक है। पेपर मनी जो है बहुत लाइट वेट था और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसान था। उसके बाद आया बैंक मनी, ठीक है। बैंक मनी के बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, यूपीआई के थ्रू, चेक के थ्रू, बैंक डिपॉजिट के थ्रू, एटीएम कार्ड, तो ये हो गया बैंक मनी। अब आता है काइंड्स ऑफ मनी, ठीक है। काइंड्स ऑफ मनी में सबसे पहले स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है कि उसका जो फेस वैल्यू होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है सेम होता है, ठीक है। फेस वैल्यू वाला कॉइन पे जो वैल्यू रिटेन है लिखा हुआ, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके अंदर जो मेटल है, ठीक है, उसका कितना वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज, ठीक है। तो अगर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड मनी होता है उसका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब उसको तुम कितने बार यूज़ कर लो, ठीक है। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है कि मनी एक्सेप्टेड बाय लॉ, ठीक है। अब होता है टोकन मनी। टोकन मनी का जो है फेस वैल्यू नॉट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। उसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम नहीं होता, ठीक है। मान लो 10 रुपये के कॉइन, उसमें 10 रुपये लिखा है, नहीं उसके अंदर जो मेटल यूज़ है उसका मान लो 1 की 2 रुपया वैल्यू है, ठीक है। तो सोसाइटी उसको 10 रुपये एज ए 10 रुपये एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है गवर्नमेंट को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो टोकन मनी इज इक्वल टू ट्रस्ट मनी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिडुशियरी सिस्टम, ठीक है। फिडुशियरी क्या है, फेथ। फिडुशियरी मतलब फेथ या फिर ट्रस्ट, ठीक है। अब जो है मान लो जो 500 रुपये का नोट होता है, ठीक है, वो तो एक बस पेपर है, ठीक है। लेकिन ना उसका वैल्यू 500 रुपया है, ठीक है। तुम क्यों मतलब हम लोग सब लोग क्यों मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को गारंटी देता है कि हाँ उसका वैल्यू, गवर्नमेंट को हम लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट या फिर आरबीआई हम लोग को गारंटी देता है ना। तो ये जो फिडुशियरी जो है गवर्नमेंट कैसे गारंटी देता है, ठीक है। तो हर कंट्री को एक जितना सूट की रिजर्व ऑफ अमाउंट ऑफ प्रिंट नोट रिजर्व में भी गोल्ड और फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो कोई हर कंट्री जितना वो नोट प्रिंट कर रहा है उतना अमाउंट का उसके पास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए या फिर फॉरेन करेंसी होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। कि तुम मुझे अगर ये वाला पैसा नहीं चाहिए तो उसके बदले में गोल्ड मिल पाएगा, है ना। इससे जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये हो गया फिडुशियरी, ठीक है। पहले ओल्ड सिस्टम क्या था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। पहले ओल्ड सिस्टम क्या था कि आरबीआई को एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था, ठीक है। मान लो अगर आरबीआई 100 रुपये के करेंसी इशू करेगा तो 40% उसको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था। ये था पहला सिस्टम, प्रोपोर्शनल रेवेन्यू। उसके बाद 1957 में मिनिमल रिजर्व सिस्टम एडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसके मुताबिक जो है आरबीआई कितना भी अमाउंट का
करेंसी छाप सकता है, ठीक है, जब तक, लेकिन उसको एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा 200 करोड़ का, ठीक है, टोटल रिजर्व, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड होगा, बाकी तुम फॉरेन सिक्योरिटीज रख सकते हो, ठीक है। अब आता हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, ठीक है, कोई भी मनी अच्छा है कि नहीं, ठीक है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, रिकॉग्निजिबिलिटी, ठीक है, उसको इजी टू आइडेंटिफाई, ठीक है, मान लो तुमको 100 रुपये का नोट दिया, ठीक है, उसको कोई भी देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये 100 रुपया है। उसका बाद कॉग्निजिबिलिटी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई पीपल नो इट्स वैल्यू, ठीक है, तुम देख कर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ, और वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी, वो यूज़फुल होना चाहिए इन ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, उसका कोई काम ही नहीं, तुम यूटिलिटी नहीं है, उससे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, इट शुड बी यूज़फुल इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी मतलब ईजी टू कैरी, उसको आसानी से तुम कैरी कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कि जो मनी है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, है ना। उसका इंडस्ट्रक्टिबिलिटी, ठीक है, इंडस्ट्रक्टिबिलिटी होता है डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं कि उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, जो मनी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद होमोजेनेसिटी मतलब सारे जो यूनिट है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, और साढ़े 100 रुपया ऐसा नहीं होना चाहिए, 100 रुपया इसके पास अलग है, तुम्हारे पास अलग है, तो इसमें तो हर जो 100 रुपया है होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सबको एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड मनी का, ठीक है। अब आता है हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, मनी का क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मनी से हम लोग कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं, व्हीट से मतलब गेहूँ है मेरे पास, उसको बेच कर मनी मिला, ठीक है, अब उससे मैं क्लॉथ खरीद सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी जो है कोई भी चीज़ का वैल्यू को मेज़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। 40 रुपये मतलब राइस का वैल्यू क्या है, 40 रुपये, मोबाइल का 15,000, तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, मनी के थ्रू। अब उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, तो मनी का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास आज बैंक लोन है, ठीक है, अब तुम बैंक से तुम लोन लिया, 5 साल बाद तुम लौटाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास पहले जब गेहूँ था तो 5 साल में तो गेहूँ ख़राब हो जाता है ना, तो मनी आने से क्या है, तुम बाद में भी रीपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, मनी जो है स्टोर परचेसिंग पावर, ठीक है, तुम मनी को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। मान लो आज तुम 100,000 रुपया रखे हो, कल अभी तुम कोई खर्चा नहीं करना, नेक्स्ट मंथ करना है, ठीक है। तो मनी जो है तुम्हारा, मनी के यूज़ क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाए, ठीक है। उसका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, ठीक है। मनी जो है, मनी के साथ तुम बिहार, मान लो यूपी से, बिहार से मान लो दिल्ली भेजना है, ठीक है, तो मनी को तुम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या था, मतलब गेहूँ तुमको इधर से ले जाना पड़ता, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत झमेला होता था, है ना। अब आता है लोग मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में हम लोग क्या देखते हैं कि इकोनॉमी में कितना मनी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी उसको हम लोग डिवाइड किया है, ठीक है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड, M2 उससे कम लिक्विड, M3 M4, ठीक है। तो जो जितना लिक्विड है, लिक्विड मनी को आसानी से हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा हार्ड जो लिक्विड नहीं है, उसको स्पेंड करने में खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मतलब क्या है, जिसको तुम आसानी से कन्वर्ट करके स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास जो कैश है, ठीक है, वो बहुत लिक्विड है ना, लेकिन लैंड जो है उसको तुम आसानी से लिक्विड, मतलब उससे तुम आसानी से पैसा थोड़ी निकाल पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, ये हो गया लेस लिक्विड। तो सबसे पहला जो M1 क्या है, करेंसी विद द पब्लिक। M1 मतलब सबसे कम लिक्विड, ठीक है। M1 में क्या क्या आएगा, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के हाथ में जो क्या पैसा है, ठीक है, उसका नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में जितना पैसा है, ठीक है। और विद द कमर्शियल बैंक एंड RBI और कमर्शियल बैंक का सेविंग्स और करेंट अकाउंट में जितना बैलेंस है, ठीक है, वो M1 में आ जाएगा, ठीक है। अब बात M2 मतलब M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग करता है, उसको ऐड करेंगे तो M2 हो जाएगा। अब M3 क्या है, M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। M1 के साथ अगर फिक्स डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट का नाम फिक्स डिपॉजिट भी है, तो जितना तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है उसको M1 के साथ अगर ऐड करेंगे तो तुम हो जाएगा M3।
अब M4 क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जितना पोस्ट ऑफिस में मान लो तुम FD किए हो, जो भी किए हो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा M4। अब जो है नेशनल सेविंग को हम लोग इसमें एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड क्यों करते हैं नेशनल सेविंग को, क्योंकि नेशनल सेविंग 5 साल 6 साल के होता है ना, बॉन्ड होता है, तो उसको तुम आसानी से नहीं ले सकते, 10 साल 20 साल के लिए होता है ना, इसलिए बहुत ही उसको तुम आसानी से तुम मनी वो सप्लाई नहीं होगा ना, इसलिए उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं बैंकिंग सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके इम्पीरियल बैंक जो है 1921 में बना। कैसे, कौन सा बैंक से बना, जिसका तुम्हारा 1955 में इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला फुल्ली इंडियन बैंक क्या है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना, ठीक है। अब बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है, या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट या फिर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, ये क्या है, इसके थ्रू जो है कंट्रोल्स द बैंकिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आप बैंकिंग एक्टिविटीज क्यों मतलब इसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, अगर बैंक अपना मन मर्जी से कुछ भी करेगा, ठीक है, तो डिपॉजिटर्स अपना मनी खो देगा, है ना, तो बैंक कस्टमर के साथ चीट कर सकता है, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है 49 वाला बैंकिंग कंपनी एक्ट। SBI जो है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, ठीक है। शेड्यूल बैंक क्या होता है मतलब सारे बैंक, मतलब जो बैंक मतलब RBI का फैसिलिटीज़ लेने के लिए बैंक को शेड्यूल बैंक होना पड़ता है, ठीक है। तो बस कुछ क्वालिफाइड बैंक ही है RBI के शेड्यूल में, ठीक है। RBI शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल 1934 RBI एक्ट 1934 के द्वारा जो शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिलता है, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके पास कैपिटल और रिजर्व मिलाकर ग्रेटर देन 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। उसका मिनिमम जो मतलब मिनिमम एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। RBI शुड बी सेटिस्फाइड दैट बैंक इज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली। RBI को सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ बैंक सही से प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है और अपना डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। RBI कोई भी बैंक को शेड्यूल से हटा सकता है, ठीक है, इसको क्या बोलता है, डी लिस्टिंग, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक होने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो लोन फैसिलिटी फ्रॉम RBI से वो लोन ले सकता है, ठीक है। मान लो जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो मतलब बहुत सारे कस्टमर अचानक से सब मनी विड्रॉ करने लगे, ठीक है, अब उसको शॉर्टेज हो गया तो RBI से लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप, जो शेड्यूल बैंक है ना उसके बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है ना बहुत आसान होता है, ठीक है। SBI भी शेड्यूल है, PNB, तो एक दूसरे को मनी भेजना है तो क्लियरिंग सिस्टम बहुत आसान होता है, ठीक है। अब री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी क्या है, मतलब बैंक जो है अपना फंड मिल सकता है RBI, जो शेड्यूल बैंक है उसको RBI से फंड मिलता है क्वालिटी बिल्स के थ्रू, ठीक है। अब बताएं हम लोग RBI क्या है, RBI को हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है हमारा देश में सारे जो बैंक है डिपॉजिटर है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट को मैनेज करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। RBI कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में बना था और 1934 में RBI एक्ट आया था, ठीक है। इसको रिकमेंड कौन किया था, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। और RBI जो नेशनलाइज हो गया था 1949 में। इसका पहला गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, और प्रेजेंट गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। इस RBI का 4 डिप्टी गवर्नमेंट होता है और इसका गवर्नर का जो टर्म होता है 5 साल होता है, ठीक है। तो RBI का फंक्शन क्या है, सबसे पहले करेंसी नोट को इशू करता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, RBI जो है क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, रिसेशन को करता है, ठीक है। RBI जो बैंकर्स का बैंक है ना, बैंक को अगर लोन चाहिए तो RBI देता है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब अगर बैंक के पास मतलब पैसा खर्च हो गया, ठीक है, तो कोई इसको पैसा देने के लिए है नहीं, तो उस लास्ट मोमेंट पे उसको कौन हेल्प करता है, RBI, ठीक है। RBI इज ए लास्ट होप लेंडर, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। उसका रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर क्या है, RBI जो है बैंक सेफ्टी रूल्स, कस्टमर प्रोटेक्शन, ये सब रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। मैनेजर ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसको RBI कंट्रोल करता है। और बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी ट्रांजैक्शन है RBI मैनेज करता है, ठीक है। अब आता है क्रेडिट कंट्रोल मेथड, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल मेथड 2 टाइप का होता है, एक क्वांटिटेटिव, एक हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, इसमें सबसे पहला आता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या है,
रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है, ठीक है। मान लो एसबीआई को लोन चाहिए आरबीआई से उधार लेना, ठीक है, आरबीआई 6% पे लोन दे रहा है, ठीक है। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बैंक जो है आरबीआई से लोन नहीं, मतलब बैंक के लिए फ़ायदा नहीं रहेगा ना बैंक आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक अपना लोन कम देगा, है ना। बैंक अगर लोन कम देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो बैंक रेट के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं देख लिया हम लोग, ठीक है। अब आता है हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपीओ, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है, अब बैंक के लिए कंपलसरी होता है, इसको तुम लेना है, ठीक है। आप मान लो बैंक के पास सिक्योरिटीज है, ठीक है, आरबीआई अगर बैंक से सिक्योरिटी बॉन्ड जो है खरीद रहा है, ठीक है, तो आरबीआई पैसा देगा, ऐसा थोड़ी है सिक्योरिटी फ्री में ले लेगा, तो आरबीआई पैसा देगा, तो बैंक के पास पैसा आ गया, तो पैसा, बैंक के पास बहुत पैसा, तो बैंक लोन देगा, है ना, लोन देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब जो है आरबीआई बोल रहा है कि बैंक को बोल रहा है कि तुम लोग मेरे से बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। आरबीआई बैंक को इंस्ट्रक्ट किया तुम बॉन्ड खरीद लो, तो बैंक अब बॉन्ड खरीद रहा है, तो पैसा जो आरबीआई के पास जा रहा है, तो बैंक के पास पैसा कम हो गया ना, तो बैंक के पास पैसा कम हो गया तो लोन वो देगा नहीं, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है हमेशा, ठीक है। मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट है ना, तो मान लो CRR मान के चलो 4%, ठीक है, तो 100 रुपये का 4% बैंक आरबीआई के पास रखेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर आरबीआई बोलेगा कि मैं CRR बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो बैंक को बोलेगा तुमको मेरे पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो बैंक के पास पैसा बचेगा नहीं, है ना, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, जो बैंक है ना उसको अपना जो जितना उसके पास पैसा जमा है, ठीक है, उसको उसका कुछ परसेंट उसको कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना होता है, ठीक है। लेंडिंग के बाद उधार देने के पहले उसको कुछ पैसा अपने पास इस सब में रखना पड़ता है, ठीक है। अब मान के चलिए SLR 18% है, अब आरबीआई बोल दिया SLR तुम 18% का कर दो 25%, ठीक है। तो अगर SLR बढ़ा गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो बैंक है उसके पास पैसा बचेगा नहीं, है ना, तो लेंडिंग कम करेगा, उधार कम देगा, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और दैट रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट के पास, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये कैसे, आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर दिया है, ठीक है। इसका जो हेड होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसका टेन्योर होता है 5 साल। पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में, KC न्योगी, ठीक है, ये नियोग किया था, ठीक है। अब जो है अभी जो चल रहा है 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, तो ये 2023 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अभी इसका चेयरमैन है अरविंद पनागरिया, ठीक है, 2026 से 31 तक रहेगा, ठीक है।